हेलो एवरीवन। आपकी प्रॉब्लम थी कि ब्लैक बोर्ड पे दिखाई नहीं देता है, तो कुछ इस तरह करके हम ट्राई कर रहे हैं कि सही हो जाए और आई थिंक आपको समझ में आ जाए पूरी तरह। तो आज हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है इम्परफोरेटेड एनएस। इम्परफोरेटेड का मतलब होता है कि जो एनएस है वो ढंग से डेवलप नहीं हुई है, बन नहीं पाई है, उस कंडीशन को इम्परफोरेटेड एनएस कहा जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में इट इज़ बर्थ डिफेक्ट इन विच चाइल्ड डज नॉट हैव एनी एनल ओपनिंग। जो एनल होती है मतलब कि जो एनएस जहाँ से स्टूल पास करते हैं वो बन नहीं पाती है, या फिर ओपनिंग नहीं होती है, या फिर आर एनएस डज नॉट डेवलप प्रॉपरली। जो एनएस है वो ढंग से डेवलप ही नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन को इम्परफोरेटेड एनएस कहा जाता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी की बात करते हैं। ड्यूरिंग 7 to 8 वीक, जब एम्ब्रियो होता है बेबी जो पेट में होता है, उस समय क्या होता है कि 7वें 8वें वीक में जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में एनएस कैन नॉट डेवलप। जो एनएस है वो ढंग से डेवलप नहीं होती। आपको पता है स्टार्टिंग में एक ही विड पाइप होती है जो एनएस की, और जो यूरिन की अलग अलग पाइप नहीं होती, सिर्फ एक ही पाइप होती है। बाद में 7 to 8 वीक में क्या होता है, दोनों पाइपें अलग अलग हो जाती हैं, एनएल की अलग हो जाती है और यूरिन की अलग हो जाती है। लेकिन उस समय क्या ऐसी कंडीशन होती है कि बन नहीं पाती है, उस वजह से क्या होता है इस कंडीशन होती है। और देखा होगा कि आपने कई बार यहाँ पर एक फिस्टुला भी बन जाता है यूरिन का और एनएल के बीच में। जो स्टूल होता है वो यहाँ से होकर यूरिन में जो पाइप है उसमें आ जाता है, और जब यूरिन के जब करते हैं उस साथ में यूरिन की जो पाइप होती है उसके थ्रू स्टूल पास आउट होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है टाइप पे बात करते हैं। सबसे पहले एनल स्टीनोसिस। एनल स्टीनोसिस की बात करें हम, तो एनल स्टीनोसिस क्या होता है आपको पता है। स्टीनोसिस मतलब कि स्कुंचन, मतलब कि उस एरिया का सिकुड़ जाना, वो एरिया चिपक जाता है, तो उस एरिया को ऐसे कहते हैं एनल स्टीनोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अपना एनल मेम्ब्रेनस। अब आपको बताता हूँ एनल मेम्ब्रेन क्या होता है। जैसे कि एनएस है हमारी, यहाँ से हमारा स्टूल पास होता है ये एरिया, अगर इसके ऊपर एक पतली सी लेयर लग जाए, पतली मेम्ब्रेन आ जाए, तो उसे कहते हैं एनल मेम्ब्रेन। इस कंडीशन में स्टूल पास आउट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके लो परफोरेटेड एनएस की। लो परफोरेटेड एनएस क्या होता है। इन दिस ए ब्लाइंड पाउच ऑफ रेक्टम एंड डिम्पल इज लेस देन 1.5 सेंटीमीटर। अब ये एनल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक खड्डे टाइप में दिखाई देता है, खड्डा टाइप में, ये क्लोज होती है एनल, और एक खड्डा दिखाई देता है, एक पिटिंग एडिमा टाइप में। पिटिंग एडिमा करते हैं ना, जैसे कि अपने हाथ पे दबाते हैं जोर से, एक खड्डा बन जाता है, उस टाइप से हमें एक पिटिंग टाइप में एक दिखाई देता है, ठीक है। उसे डिम्पल टाइप होता है वो अगर 1.5 सेंटीमीटर से कम है, 1.5 सेंटीमीटर से कम है तो लो परफोरेटेड एनएस कहा जाता है। अगर वो 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 1.5 मीटर से ज़्यादा, तो उसे कहेंगे हाई परफोरेटेड एनएस, हाई परफोरेटेड एनएस। नेक्स्ट लास्ट बचा अपना रेक्टल अट्रेसिया। रेक्टल अट्रेसिया होता है वैन एब्डोमन ऑफ, यानी कि एब्सेंस ऑफ रेक्टम। जो रेक्टम है वो एब्सेंस है यहाँ पर, उसे कहते हैं रेक्टल अट्रेसिया। रेक्टल अट्रेसिया, उस कंडीशन को रेक्टल अट्रेसिया कहा जाता है, इसमें रेक्टल एब्सेंस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसके हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या हमें पता है कि सबसे पहले हिस्ट्री में फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री, ये हम दोनों सभी चीज़ में डायग्नोसिस में लिखते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन। हमें कुछ पता चल जाता है इंस्पेक्शन से, अगर देखेंगे कि बेबी के अगर वो एनएस डेवलप नहीं हुई या फिर एनएस है नहीं, वो एरिया बंद है, क्लोज है, तो इंस्पेक्शन से हमें पता चल जाएगा, हमें देखने से पता चल जाएगा वो एरिया कैसा है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मिकोनियम पासेज। अब जैसी बात है वो एरिया बंद है या मेम्ब्रेन है, उस वहाँ पे उस लेयर है कोई, तो वहाँ पर वो स्टूल पास आउट नहीं करेगा, तो हिस्ट्री मिलेगी मिकोनियम पासेज। हिस्ट्री ऑफ मिकोनियम पासेज वो क्या है, नहीं कर पाएगा, वो मिकोनियम पास नहीं कर पाएगा, तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर कुछ दिक्कत है उसके। रेक्टो यूरिनरी फिस्टुला, जैसे कि मैंने आपको बताया फिस्टुला बन जाएगा, ये रेक्टम है और ये यूरिनरी पाइप है, इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग हो जाती है, उसे बोलते हैं रेक्टो यूरिनरी फिस्टुला। ये भी हमें देखने को मिलेगा, यूरिन की जो यूरिनरी करता है जहाँ से, वहाँ से स्टूल पास आउट होगा। नेक्स्ट एक्सरे करा सकते हैं, और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी हम ऐसा पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट पे। हम मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, सबसे पहले एनल स्टीनोसिस। एनल स्टीनोसिस अगर कोई छोटी सी कोई दिक्कत है, मतलब कि प्रॉब्लम है, तो मैनुअली डायलेट कर सकते हैं। फिजिशियन वो ट्रीट करेगा, वो भी हॉस्पिटल के अंदर, तो मैनुअली डायलेट करके उसे सही ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन लो परफोरेटेड एनएस और हाई परफोरेटेड एनएस में नहीं होता, उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सर्जरी के अंदर क्या होगा
कि डू इन दिस एनोप्लास्टी, उसके अंदर एनोप्लास्टी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और हाई परफोरेटेड में कोलोस्टोमी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हम इसमें सर्जरी के थ्रू इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम उसको नर्सिंग मैनेजमेंट। हम नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करें? नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव करेंगे, जैसे पेशेंट हमारा ऑपरेशन से पहले क्या होगा और ऑपरेशन के बाद में क्या होगा, वो सब देखते हैं। एक चीज़ और, लो परफोरेटेड एनएस और हाई परफोरेटेड में एनएस में एक डिफरेंस ये भी है कि लो परफोरेटेड हम इन्फेंट में कर सकते हैं और हाई परफोरेटेड एनएस हम इन्फेंट में नहीं करेंगे। थोड़ा सा ओल्ड एज होने दो, कम से कम 8 to 11 मंथ का बेबी हो जाएगा तब उसका ये सर्जरी कीजिए, 8 to 11 मंथ, ठीक है। और उसका वेट है जो 8 kg की समथिंग होना चाहिए, 8 kg उसका वेट होना चाहिए। और मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में देखेंगे हम, जैसे पता है खाना उसका बंद कर देंगे, क्योंकि हम खाना देंगे तो वो तो स्टूल बनेगा और स्टूल पास आउट वो कर नहीं सकता बेबी, तो उसको खाना हम बंद कर देंगे और उसे सिर्फ आईवी फ्लूइड पे ही रखेंगे। उसके बाद है जीआई ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज करेंगे, एनजी ट्यूब, ठीक है। और एनजी ट्यूब के हम क्या करेंगे, उसके नोज के थ्रू एब्डोमेन में डालेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी सिक्रीशन बनेगा तो हम उसे सिक्रीट करके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर एब्डोमिनल गर्थ। हम रेगुलरली टाइम पे 1 आवर 2 आवर जैसे डॉक्टर कहता है उस हिसाब से एब्डोमिनल गर्थ से कंटिन्यू चेक करना है कि एब्डोमिनल गर्थ बढ़ तो नहीं रही है। अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। सीवियर कंडीशन है इस वजह से। ऑब्जर्व वाइटल साइन, वाइटल साइन भी हम ऑब्जर्व करेंगे। वाइटल साइन में देखता रहना पड़ेगा हमें भी, वाइटल साइन कितने चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अगर किसी का पेट में इतनी दिक्कत आ रही है तो वाइटल साइन जैसे पता चेंज होंगे। उसका टेम्परेचर भी हमें देखना होगा, क्योंकि बेबी है उसमें हाइपोथर्मिया होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो स्किन केयर, टेम्परेचर वगैरह हम सब इसमें चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में पेशेंट बेबी है उसकी सब तैयारी करेंगे ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन के बाद में क्या होता है, ऑपरेशन है पोस्ट ऑपरेटिव में हम देखेंगे प्रीवेंट टू इन्फेक्शन। सबसे बड़ी दिक्कत आती है इन्फेक्शन की, क्योंकि स्टूल का एरिया है, वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन से। पोस्ट एनेस्थेटिक केयर, अब बेबी है ऑपरेशन थिएटर से जब अपने पास आएगा तो पोस्ट एनेस्थेटिक केयर भी की जाती है बेबी, क्योंकि वो उस समय बेहोश होता है, एक तरह से बोल सकते हैं आप, उसको बिल्कुल अचेत होता है, तो उस समय केयर करनी बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके वाइटल साइन देखना होता है, मॉनिटर पे चेक करते होता है रेगुलरली, और मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की गई होती है वो हमें उसे देनी पड़ती है। एंटीबायोटिक वगैरह है या फिर अदर मेडिसिन है, या फिर कोई ऐसे मेडिसिन जैसे कि एट्रोपिन वगैरह चल रही है जो सीवियर बेबी के चलता रहता है, तो वो हमें देखनी होगी। उसके बाद है यूज एसेप्टिक टेक्निक। यूज एसेप्टिक टेक्निक है, हमें जो भी टेक्निक यूज करेंगे एसेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे, ग्लव्स लेंगे, ड्रेसिंग भी करेंगे, तो हम स्ट्राइल गोज पीस वगैरह सबका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जर्व यूरिन पास आउट, क्या कर रहा है नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो कितनी अमाउंट में कर रहा है, ठीक है। यूरिन के अंदर कोई स्टूल वगैरह फिर से तो आ नहीं रहा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सब हमें यूरिन में ऑब्जर्वेशन में चेक करने का, कलर वगैरह सब देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टार्ट फीड आफ्टर एब्डोमन साउंड हियर। अगर एब्डोमन साउंड अगर बेबी के आने लग जाए तो उसके बाद हम फीड स्टार्ट कर सकते हैं। एनी कॉम्प्लिकेशन इन्फॉर्म टू डॉक्टर, अगर अदर कोई कॉम्प्लिकेशन हमें दिखाई देती है या आती है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा और उसको बताना पड़ेगा आपकी होम केयर कैसे करनी है। होम में क्या, अगर आप यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओगे तो घर जाओगे उस समय आपको क्या करना है, कि एनल एरिया की कैसे केयर करनी है, क्या बताना है, क्या खाना है, सब चीज़ें उसको हमें बतानी होगी, ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का हमारा टॉपिक था इम्परफोरेटेड एनएस। अगर कोई दिक्कत है अभी देख के तो मुझे बताना, कि अगर है तो मैं थोड़ा और करेक्शन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।